प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, आयनोशियल एनर्जी क्या होती है वो देख लिया, वो किस किस पर डिपेंड करती है, अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड वो कैसे वेरी करती है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम क्या है आयनोशियल एनर्जी की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। आयनोशियल एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, उसके अलावा एक वेरिएशन है 13th ग्रुप का, उसमें एक्सेप्शन है 13th ग्रुप जिसमें आयनोशियल एनर्जी अपना जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करती है, वो एक एक्सेप्शन है जो हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ऑफ आयनोशियल एनर्जी इन ग्रुप 13। ठीक है, ग्रुप 13 में आयनोशियल एनर्जी का जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ग्रुप के आयनोशियल एनर्जी क्या होती है, साइड्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइड्स की जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ये 13 ग्रुप है। ग्रुप के एलिमेंट्स यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा, आयनोशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। आयनोशियल एनर्जी डिक्रीज होने का ये अपन को ऑर्डर दिए हुए हैं, लेकिन ये क्या होता है एक्चुअली में सही ऑर्डर नहीं है, ये सही नहीं है। और इसका जो एक्चुअल ट्रेंड होता है वो ये होता है। ठीक है, बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर क्या होता है 10 डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक आता है, आपको पता है जब आप पीरियोडिक टेबल जाके मूव करेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। जब इनके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं तो क्या होता है, डी ब्लॉक कंडक्शन होता है। डी ब्लॉक कंडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी गैलियम की साइज होती है वो क्या होती है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो जो गैलियम की आयनोशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो है एल्यूमिनियम और गैलियम का। ठीक है, अब आगे चलो इंडियम और थेलियम का देखो। इंडियम और थेलियम में क्या आता है, लेंथेनॉइड कंडक्शन आ जाता है। क्या आता है, लेंथेनॉइड कंडक्शन। लेंथेनॉइड कंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो थेलियम होगा उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंडियम से छोटी हो जाएगी। इंडियम से छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, थेलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी आयनोशियल एनर्जी क्या हुई, ज्यादा हुई। लेकिन इसमें डी ब्लॉक कंडक्शन में और लेंथेनॉइड कंडक्शन में क्या हो जाता है, जो लेंथेनॉइड कंडक्शन है उसके अंदर क्या होती है, ज्यादा पावरफुल होता है। लेंथेनॉइड कंडक्शन ज्यादा पावरफुल होता है तो क्या होता है, थेलियम की सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आयनोशियल एनर्जी थेलियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर गैलियम की आएगी, फिर एल्यूमिनियम की, एंड इंडियम की। तो मैंने आपको जो लेंथेनॉइड कंडक्शन और जो डी ब्लॉक कंडक्शन बताया उसका आपको अब जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको अभी बस थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, इसको याद करना है, इसको पता रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये डी ब्लॉक कंडक्शन और लेंथेनॉइड कंडक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें ऐसा वेरिएशन आता है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, आप चाहो तो उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने याद किया है, यूं ही मेरी बनाई हुई ट्रिक है। ठीक है, आप कर सकते हो, बटाला गया अली इंडिया से। ठीक है, तो यदि आप ये वेरिएशन आपको याद नहीं होता है कि भाई पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बटाला गया अली इंडिया से। ठीक है, आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक से, बहुत अच्छे से, आप भूलेंगे भी नहीं। और बाकी मैंने आपको जो इसका रीजन है वो थोड़ा बहुत बता दिया है। आगे जब अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो उसके अंदर हम इस रीजन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको स्टार्ट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है क्योंकि ये वेरिएशन जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल, हमने आयनोशियल एनर्जी पढ़ ली। मैंने कल आयनोशियल एनर्जी के फैक्टर्स भी बताया थे कि किस किस पे डिपेंड करती है, अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करेगी। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, मैं अभी यहाँ पे बता दूंगी आपको। द आयनोशियल एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज मोर देन सल्फर, एक्सप्लेन व्हाई। ये बोल रहे हैं कि जो आयनोशियल एनर्जी होती है वो फास्फोरस की क्या होती है, सल्फर से ज्यादा होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि पीरियड में यदि अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, सॉरी जेड इफेक्टिव क्या होता है, पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इंक्रीज होता है। ठीक है, और आयनोशियल एनर्जी क्या होती है, जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होती है, हमने पढ़ा था। जब आयनोशियल एनर्जी जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होती है इसका मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो आयनोशियल एनर्जी को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फास्फोरस और सल्फर की तरफ अपन मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आयनोशियल एनर्जी को भी इंक्रीज होना चाहिए। मतलब सल्फर की आयनोशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, फास्फोरस से ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको इसका एक रीजन पहले ही बताया था कि जब फैक्टर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए, उसे चेक करें। देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखोगे, हर चीज हर फैक्टर अच्छे से लगाओगे तो ही आपका आंसर सही जाएगा।
मैंने कहा था जो फुलफिल और हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं, फुलफिल और हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी होती है, ठीक है, आयनेशन एनर्जी, वो अदर के कंपैरिजन में क्या होती है, हमेशा हाई होगी। अब इनका आप देखो, जनरल ट्रेंड से अपन ने जो बात की थी उससे ये होना चाहिए, लेकिन एक और चीज पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ता है या नहीं, एक और चीज पे इफेक्ट, वो कौन सी चीज है, हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल। चेक करो यहाँ पे हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल आएगा। पहले हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनके लिख लेते हैं, ठीक है। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है, 15 है, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 आ रहा है फॉस्फोरस का, ठीक है। अब नीचे मूव करो, सल्फर का लिखो, सल्फर का क्या होगा, सेम, केवल एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। अब देखो ये 3p3 है, p है, p के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने समझाया भी था। सी यहाँ पे देखो, ये p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। तो हाफ कितना होगा, 3, और मैंने बोला था हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल की जो आयनेशन एनर्जी होती है वो हमेशा अदर के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो ये तो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और यदि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो इसकी कंपैरिजन में इसकी क्या होगी, आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। जबकि ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी में जाने के लिए, 3 स्टेबल है तो स्टेबिलिटी में जाने के लिए इजी से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, और ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए फास्फोरस की हमेशा सल्फर से क्या होती है, आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने बोला था सारे जितने भी मैंने इफेक्ट्स बताए सबको लगाओ, सबको देखो, फिर क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी का पता चल गया हमें, जेड इफेक्टिव से तो इसका उल्टा ट्रेंड आ रहा था, बट हमें क्या कंसीडर करना था, हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल भी हमें कंसीडर करना था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो आंसर लिखे हुए हैं वो यही लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझाया, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते। देखो, इन फॉस्फोरस ड्यू टू हाफ फिल p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, ठीक है। थस द हाई एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, समझ में आ गई है। और इसी तरह सल्फर का हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी सेम होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें 2p3 होता है, इसमें 2p4 होता है। देखो ये इन दोनों के नीचे आते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। नाइट्रोजन नेपाल पाकिस्तान, फॉस्फोरस इसके नीचे आता है, ये ओल्ड स्टाइल, सल्फर इसके ऑक्सीजन के नीचे आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अपना एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, किसका आयनेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी, रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी देखनी है हमें, आयनेशन एनर्जी की रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। जो एलिमेंट्स जिनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, जिनके एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी लो होगी वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो हमने जब पूरा पढ़ लिया अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड में भी वेरिएशन देख लिया, तो आयनेशन एनर्जी होती है वो एल्केली मेटल्स होती है उनकी सबसे कम होती है। लो आयनेशन एनर्जी होने के कारण एल्केली मेटल्स क्या होती है, उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जिन भी एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी लो होगी वो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिविटी दिखाएंगे, रिएक्टिविटी होगी उनकी उतनी ज्यादा, वो उतने ही रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो एल्केली मेटल्स होती हैं, देखो, थस इन ए पीरियड एल्केली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, एल्केली मेटल होती है पीरियड में हमेशा मोस्ट रिएक्टिव होगी, क्यों, क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। हमने पढ़ लिया पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एल्केली मेटल्स का तो होता है फर्स्ट ग्रुप ही आ जाता है, तो इसकी तो सबसे कम होगी, ठीक है, आयनेशन एनर्जी। एक पीरियड में एल्केली मेटल्स की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो एल्केली मेटल्स की आयनेशन एनर्जी सबसे कम है, आयनेशन एनर्जी लो है, तो वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो आपको ध्यान में रखना है पीरियड में एल्केली मेटल्स होती है मोस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है। और इसी तरह क्या होती है, नोबल गैसेस होती है वो लिस्ट रिएक्टिव होती हैं, इतनी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि नोबल गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। नोबल गैसेस फुलफिल ऑर्बिटल होते हैं, बताया मैंने अभी, फुलफिल जो ऑर्बिटल्स रखते हैं उनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है,
बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो नोबल गैसेस क्या हो जाती है, इनकी रिएक्टिविटी लिस्ट होती है। आयनेशन एनर्जी हाई हो जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी। तो आपको पीरियड में पता चल गया एल्केली मेटल्स की तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगी। नोबल गैसेस फुलफिल ऑर्बिटल रखती है अपने पास, इसलिए क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस की आयनेशन एनर्जी सबसे हाई होती है। आयनेशन एनर्जी सबसे हाई होने की वजह से वो रिएक्टिव बहुत कम होती है, इसीलिए अपन नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड, अपने पास आता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो, जो भी कोई एलिमेंट है उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी कम है तो वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। आयनेशन एनर्जी कम है मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यदि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या है, वो मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिनकी भी आयनेशन एनर्जी लो है एलिमेंट्स की, क्या है, आयनेशन एनर्जी लो होगी, वो क्या होगी, मेटल्स होगी, ठीक है। और जिनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, वो क्या करती है, नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करती है। अब आप मुझे बता सकते हो कि पीरियड के अंदर नॉन मेटल्स तो किधर होगी और मेटल्स किधर होगी, ठीक है। तो देखो, लो आयनेशन एनर्जी किधर होती है पीरियड में, लेफ्ट साइड, एल्केली मेटल्स की, ठीक है, हमने देखी थी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लो आयनेशन एनर्जी किधर होती है, लेफ्ट होती है, किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एल्केली मेटल्स होती है, उनमें क्या होती है, लो आयनेशन एनर्जी होती है। यदि आयनेशन एनर्जी लो है तो वो क्या हो जाएगी, मेटल्स होगी, ठीक है, मेटल्स की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और जो पीरियड में, इसलिए देखो हम मेटल्स को कहाँ प्लेस करते हैं, मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो मेटल होती है वो कहाँ प्लेस्ड होती है, लेफ्ट साइड होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीरियड में किस जगह प्लेस करी हुई है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल्स होती है वो कहाँ प्लेस्ड होती है, लेफ्ट साइड में होती है। सबको पता है लेफ्ट साइड के अंदर एल्केली मेटल्स है और वो क्या होती है, आयनेशन एनर्जी लो होती है। और हमने अभी अभी पढ़ा है, जिनकी आयनेशन एनर्जी लो होगी उनका क्या होगा, मेटल्स नेचर मेटल्स की तरह बिहेव करेगी वो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स ऑन द राइट साइड, नॉन मेटल्स कहाँ होती है, राइट साइड होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया, रिएक्टिविटी देखी नॉन मेटल और मेटल्स के कैरेक्टर देखिए आयनेशन एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। अब हम 2 या 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस उसकी, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अपना थर्ड एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आयनेशन एनर्जी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं किसी एलिमेंट की, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक चीज से समझना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक एलिमेंट, हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया, सपोज हमने एक एक्स एलिमेंट लिया, ठीक है। इस एक्स एलिमेंट की फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी ले ली, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, सेकेंड मान लो 2 ले ली इसकी, और वाई की हमने ले ली फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये 2 इसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, इसकी सेकेंड आयनेशन एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस है, यानी 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, 2 - 1 ली, इनका जो डिफरेंस है वो 1 आया, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कुछ भी, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी एक एलिमेंट है उसकी फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी ली, ठीक है, और जो उनका डिफरेंस किया, यदि वो डिफरेंस होता है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, और कोई भी डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे 40 है, 30 है, 18 है, कुछ भी होगा, वो क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो जो ये एलिमेंट लिया था x, इसकी x+1 और x+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो x+ होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। आपको बस यही कंपैरिजन देखना है। यहाँ पे ये जो लाइंस में लिखे हुआ है यहाँ पे, वो सब यही बता रहा है जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो एक बार हम उनको देख भी लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इसके बाद में हम ये भी देख लेंगे, एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक बताया बेसिक कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी, मैंने आपको अभी यही बताया, फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर देन इट्स, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एनर्जी है, उसका डिफरेंस है वो क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है या उसके इक्वल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, तो उस एलिमेंट की जो लोअर ऑक्सीडेशन है वो ही हमेशा क्या होगी,
स्टेबल होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और इसका रूल है, वो क्या है, देखो डिफरेंस होता है एलिमेंट्स का। यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है, उसके इक्वल होता है। क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है या उसके इक्वल होता है, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो आपको ये दो चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो यदि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसकी एनर्जीज ये आयनेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड, उनके यदि हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो उस डिफरेंस का यदि वैल्यू जो आती है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, उसके इक्वल होती है, तो जो एलिमेंट है उसकी लोअर ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होगी, स्टेबल होगी। एंड 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और उससे इक्वल आती है तो क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन उस एलिमेंट की क्या होगी, स्टेबल होगी। इस पे हमने एक एग्जांपल लिया है, देखो फर्स्ट एग्जांपल सोडियम का लिया हमने। सोडियम की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी आपके पास है 5.1, ठीक है, सेकेंड आयनेशन एनर्जी 47.3। अब क्या करो, डिफरेंस करो, सेकेंड को माइनस करो फर्स्ट से, देखो कितना डिफरेंस आएगा आयनेशन एनर्जी का, 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका डिफरेंस है। देखो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है या कम है, सबको पता है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है तो आप बताओ मुझे, आप खुद बता दोगे Na+ और Na2+ में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन बनेगा, तो कौन होगा, Na+ होगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो Na+ ज्यादा स्टेबल तो क्या होगा, यही बनने वाला है। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा है तो Na+, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, Na2+ है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने क्या कंसीडर किया कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी। तो देखो Na+ विल बी फॉर्म नॉट Na2+, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी मैं यहाँ पे लिखवा भी दूंगी, ये तो आपके नोट्स के लिए कि आपका नोट्स प्रॉपर बन जाए, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है तो इंग्लिश से आप खुद भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो रटने का ध्यान में नहीं लगा के आपको समझना चाहिए उसको, कि किसी भी चीज को रटने से पहले उसको अच्छे से समझ लो। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप इसको लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वही बात है, मैं आपको इसीलिए जो यहाँ पे लिखे हुए है उस पर फोकस नहीं करती, मैं आपको समझाती हूँ। फिर आप कभी भी पढ़ लेना तो आपको वो वैसे ही मिलेगा जैसा मैंने समझाया है, ठीक है। तो क्या है, मेन कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए। यदि हमें समझ में आ गया, समझ के हम उसको याद करेंगे तो वो हमें हमेशा याद रहने वाला है, ठीक है। ये बात तो आप भी समझते होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, ऊपर यही लिखे हुए हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिए उससे भी आपको समझ में आ गया। तो अपन ने 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं मैग्नीशियम की फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी लिखी हुई है। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या है, 7.6 है और सेकंड है 15, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इनके डिफरेंस निकालोगे 7 आएगा। अब 7 क्या है, 11 से कम है। 11 से कम है तो बताओ Mg+ की Mg2+ में से कौन स्टेबल होने वाली है, पक्का Mg2+ फॉर्म होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया। देखो समझ में आ गया ना आपको, Mg2+ क्या होगा, फॉर्म्ड होगा और यही स्टेबल होगा कंपेयर टू Mg+1, ठीक है। आगे समझ में, तो इससे क्या होगा, आपको किसी भी एलिमेंट का यदि आपको ऑक्सीडेशन आयनेशन एनर्जी दिए भी है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है कि कौन सी स्टेबल होगी या कौन सी फॉर्म होगी, तो आप उनका डिफरेंस निकाल के एक लाइन ध्यान में रख के आप कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना, आई नो आप कर लोगे। चलो अब हम देखते हैं, देखो मैं इसको छोड़, अब हम देखते हैं आगे 4th पे मूव करते हैं। वो क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स के टाइप क्या होंगे, देखो द एलिमेंट हुज आयनेशन एनर्जी इज लो, जो भी एलिमेंट है उसकी आयनेशन एनर्जी लो होती है तो वो क्या करता है, हमेशा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आयोनिक बॉन्ड जब हम अभी नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पे, तब आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो आयोनिक बॉन्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैं जनरल आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आयोनिक बॉन्ड देखो आपको सबको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। NaCl उसमें क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा और ये कंप्लीट ट्रांसफर से क्या बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं NaCl, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली कर पा रहा है, जिसका मतलब ये क्या होगी, इसकी आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात है, जिन एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी कम होती है वो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड अच्छे से फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, जिनकी भी आयनेशन एनर्जी कम होगी वो क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे
और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, जिनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी वो हमेशा क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ गए। कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया है, बाकी है ना हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है किसी भी एलिमेंट की तो वो क्या फॉर्म करता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, और हाई होगी तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ना। हम आगे मूव करते हैं। देखो बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। अब बात आती है बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर क्या होगा, देखो कोई भी एलिमेंट है उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन उसका बेसिक नेचर होता है, हाइड्रोक्साइड होता है वो फॉर्म करेगा, उसका बेसिक नेचर होगा। आप डायरेक्टली यूं देख सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ की होती है। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड की कम हो जाएगी, उसका बेसिक नेचर होगा वो हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिथियम बेरिलियम पीरियड के हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब देखो सब जगह काम आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मूव करेंगे तो बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी का अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप क्या वेरिएशन है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप वो पहले अच्छे से क्लियर करें, बाद में इस लेक्चर पे मूव करें तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो ये LiOH लिथियम है, ये बेरिलियम है, इसका लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब देखो लिथियम और टू बेरिलियम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। यदि जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी ना, तो अब बेसिक स्ट्रेंथ LiOH की ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे लो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, आगे समझ में इसी तरह इसमें हो जाएगा। अब यदि आप ग्रुप में जाओ, मैं आपको फर्स्ट ग्रुप की बात बता देती हूँ। यदि हम ग्रुप में जा रहे हैं लाइक LiOH, NaOH, ठीक है, KOH, RbOH, ये सब होते हैं, तो ये ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये देखो LiOH, NaOH, मैं ग्रुप के ले रही हूँ, KOH, यहाँ तक ले लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था ग्रुप में डाउन जाएंगे, ग्रुप में डाउन जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लग ही नहीं रहा है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। ग्रुप में डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको ये ध्यान में रखना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट अपना बचता है ऑक्सीडेशन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो इट हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। लो मतलब बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। यदि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या होंगे, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं वो खुद का। ठीक है, तो आपको ये भी एक फैक्टर पता होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही जल्दी रिमूव करेगा, उतना ही जल्दी लूज करेगा, और जितना जल्दी लूज करेगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, देखो एल्केली मेटल्स होती है ना ग्रुप में, मैंने आपको इतनी देर से एल्केली मेटल्स का हमेशा बता रही हूँ, वो क्या होती है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब यदि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो क्या होगा, वो हाई क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, खुद तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ठीक है, हमने ये सब देख लिया। हमने क्या क्या देखा, आज अपन ने एप्लीकेशन देखे आयनाइजेशन एनर्जी की, और सबसे इंपॉर्टेंट है 13 ग्रुप का वेरिएशन, जो मैंने आपको बताया। 13 ग्रुप का वेरिएशन बताया मैंने, उसकी ट्रिक भी बताई आपको, तो वो आपको ट्रिक से याद हो जाने वाला है। और मैंने आपको उसका एक थोड़ा बहुत रीजन बता दिया है कि क्या होगा। ठीक है, उसको हम आगे एलिमेंट्स पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपनी इनऑर्गेनिक में, तब हम देखेंगे उसको वहां पे क्या रीजन होगा, क्योंकि वो आपको वहीं पे अच्छे से समझने आने वाला है। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें,
और पूरा वीडियो देखिए आप मेरा, तो आपको जितने भी कंसेप्ट मैंने लिए हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे।